वेलकम टू इकोइंग टेल्स। आज की कहानी है कमरा 304 बीते कल की गूंज, जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं अंधेरे हॉस्टल की गहरी गलियों में। सोचिए एक ऐसी जगह जहां हर फुसफुसाहट में छुपा हुआ सच होता है और हर कोना एक रहस्य छुपाए हुए है। आज हम तानिया शाह के रहस्यमय गायब होने की कहानी को सुनेंगे। एक सीनियर जो अचानक बिना किसी निशानी के गायब हो गई। उसके कमरे में ऐसा क्या मिला जिससे सभी दंग रह गए, और हॉस्टल में अभी भी क्यों अजीब घटनाएं घट रही है। अगर आप इस कहानी को अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल इकोइंग टेल्स पर जा सकते हैं। बस रूम 304 इकोस ऑफ द पास्ट को खोजें। उस शाम जब हम कॉलेज से वापस लौटे तब हमने हॉस्टल में एक अजीब नजारा देखा। एक पुलिस ऑफिसर हमारे मेट्रन के साथ विजिटिंग रूम में खड़ा था और पास में एक बुजुर्ग कपल और एक युवक भी मौजूद था। उनकी आवाजें चिंता और डर से भरी हुई थी। हम सबने सुना कि यह कपल तानिया शाह के माता पिता थे। तानिया शाह हमारी सीनियर थी जो 2 दिन पहले घर के लिए निकली थी, लेकिन घर कभी नहीं पहुंची। जब हम वहां खड़े थे हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई, जैसे एक लहर हमें गहरे अंधेरे में खींच रही हो जिसे हम भूलने की कोशिश कर रहे थे। ये कहानी हमारे पहले साल की है जब हम कॉलेज में नए थे। हमारा कॉलेज इंडिया के एक बहुत ही बड़े शहर में स्थित था। एक ऐसा समय जब सोशल मीडिया या मोबाइल फोन नहीं था। दोस्ती नजदीकी और आपस में शेयर की हुई अनुभवों पर आधारित होता था, जहां हर रोज की मुलाकातें और साथ बिताए पल गहरे रिश्ते बनाते थे। हम 5 लड़कियों का एक ग्रुप था जो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में थी, और हम जल्दी एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। हम सभी अलग अलग शहरों और बैकग्राउंड से थे, लेकिन यही बात थी जो हमारी दोस्ती को और भी मजबूत बनाता था। हम सभी फ्रेशर्स को डॉर्मेटरी में रहना पड़ता था, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था, मेस हॉल और रिक्रिएशनल रूम के बगल में। सीनियर्स को ऊपरी मंजिल पर इंडिविजुअल रूम्स मिलते थे। हमें रिक्रिएशनल रूम में जाने की अनुमति नहीं थी। ये एक अनकहा नियम था जो सीनियर्स द्वारा सख्ती से लागू किया जाता था। हमारे कॉलेज में एक परंपरा थी, सभी फ्रेशर्स को हर सीनियर्स के कमरे में जाकर अपना इंट्रोडक्शन देना होता था। अधिकांश सीनियर्स हमें गाने, नाचने या सिंपल टास्क करने के लिए कहते थे। कुछ सीनियर्स तो बहुत इंडिफरेंट थे, बस हमारा इंट्रोडक्शन सुनकर वापस भेज देते थे। लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसे हमने कभी नहीं देखा। कमरा 304, तीसरी मंजिल पर, तानिया शाह का कमरा। हर शाम हम उस दरवाजे पर नॉक करते, लेकिन दरवाजा कभी नहीं खुलता था। हम परेशान हो गए। हफ्ते बीत गए और हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। तानिया की ये इंडिफरेंस हमारे बीच रोज डिस्कशन का विषय बन गया था। वो क्यों नहीं दरवाजा खोलती थी? वो क्या छुपा रही थी? धीरे धीरे हमने देखा कि तानिया अजीब समय पर अपने कमरे से बाहर निकलती थी, हमेशा अकेली। उसने कभी भी रिक्रिएशनल रूम या कॉमन एरियाज में समय नहीं बिताया, जैसे वो हमारे जीवन के बाहरी हिस्से में बस एक छाया बनकर रह गई हो। फिर आया दशहरा ब्रेक। अधिकांश हॉस्टल खाली हो गया क्योंकि स्टूडेंट्स अपने घरों को चले गए। हम 5 ने अपने ग्रुप प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हॉस्टल में ही रहने का निर्णय किया। पहले दिन की छुट्टी खुशी से भरी हुई थी क्योंकि हम आजाद थे, सीनियर्स की नजरों से मुक्त। हमने अपनी नई स्वतंत्रता को आनंद लिया, रिक्रिएशनल रूम में घुस कर टीवी देखा और रात भर भयानक भूतिया कहानियां एक दूसरे के साथ शेयर किया। दूसरी रात लगभग रात के 3 बजे के आसपास मुझे बाथरूम का इस्तेमाल करना था। हमारा हॉस्टल एक आंगन के चारों ओर बना था। इस आंगन के चारों तरफ सारे कमरे और सामने की तरफ एक पैसेज था।
हमारा कमरा आंगन की एक तरफ और कॉमन टॉयलेट दूसरी ओर था। जैसे ही मैं डॉर्मेट्री से बाहर निकली, मैंने देखा कि आज चांदनी रात थी और मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी नजर तीसरी मंजिल के पैसेज पर गई। तभी मैंने उसे देखा, तानिया शाह। वह चुपचाप खड़ी थी, अंधेरे में घूर रही थी। आंगन के कम रोशनी में वो एक परछाई जैसे दिख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थी, सीधे आगे देख रही थी, बिना पलक झपकाए, जैसे कि वो एक ट्रांस में हो। मैं डर के मारे वापस डॉर्मेट्री में दौड़ गई, अपने दोस्तों को चौंकाते हुए। क्या हुआ? नव्या ने पूछा। मैंने उसे देखा, मैंने हकलाते हुए कहा। तानिया, वो तीसरी मंजिल पर अपने कमरे के बाहर खड़ी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। जो डर मैंने महसूस किया था, अब सभी उसे महसूस कर रही थी। यह असंभव है, अंजलि ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। वो तो 2 दिन पहले चली गई थी ना। शायद वो नहीं गई, नीता ने सुझाव दिया। उसकी आवाज धीमी थी। शायद वो अब भी यहाँ है, हमें देख रही है। मेरे शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई, जैसे मैंने याद किया कि तान्या कैसे सीधे आगे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। फिर नीता, जो हम में सबसे बोल्ड थी, अचानक मुस्कुराई। मेरे पास एक आइडिया है, उसने कहा। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। उसने हमें कितना परेशान किया था शुरुआत के दिनों में। हमने कितनी बार उसके दरवाजे खटखटाया था। अब हम उसका बदला लेंगे, अब हम उसे डराएंगे। दूसरों ने हैरान होकर उसे देखा और हम सब उसकी योजना में राजी हो गए। पहले मैंने अंजलि का एक लंबा गाउन पहना और अपने बाल खोल दिए। मेरे लंबे और घुंघराले बाल थे। अब मैं एक भूत की तरह ही लग रही थी। बस अपना सिर झुकाकर आंगन में दौड़ जाओ, नीता ने कहा। उसकी खुशी स्पष्ट थी। ऊपर मत देखना, हम दरवाजे के पीछे से तान्या का रिएक्शन देखेंगे, वह जरूर डर जाएगी। मैंने एक बार फिर से आंगन में कदम रखा। रात बहुत ही शांत थी। मैंने सिर नीचे किया, जैसे नीता ने कहा था, और आंगन में भागी। मेरा गाउन पीछे की ओर बह रहा था, जैसे एक भूतिया आकृति हो। मुझे हर गुजरते सेकंड के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मुझे देखा जा रहा हो। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। डर था कि अगर मैंने देखा तो क्या होगा। आखिर में जब डॉर्मेट्री में वापस पहुंची तो मैंने दरवाजा खोला और अंदर दौड़ गई। मैं डर के मारे कांप रही थी। मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रही थी, पर उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उनका पहले का एक्साइटमेंट मुझे नहीं दिख रहा था। क्या हुआ? क्या मैंने उसे डराया? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन अपेक्षित हंसी के बजाय वहां सिर्फ चुप्पी थी। उन्होंने घबराए हुए नजरों से आपस में एक दूसरे को देखा। अंत में रिया ने कहा। उसकी आवाज हल्की थी। वो हिली भी नहीं, उसने कहा। उसकी आंखें भय से चौड़ी। वह बस घूरती रही। नव्या ने सिर झुकाते हुए कहा। जैसे उसने हमें देख लिया, जैसे वो हमें देख रही थी। यह बहुत क्रीपी था। हमारी शरारत ने उसे डराने के बजाय रहस्य को और गहरा कर दिया था। एक अजीब सा डर हमारे ऊपर छा गया था। जो मजाक हमें पहले मासूम लग रहा था, वो एक बड़ी गलती जैसे महसूस हो रहा था। अगर उसने सीनियर्स को बता दिया तो? अंजलि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। अगर हमें मुसीबत में डाल दिया तो? नीता ने कहा। वह नहीं बताएगी, लेकिन उसके शब्दों में विश्वास की कमी थी। वो शायद उसे परवाह ही नहीं है, लेकिन उसके शब्द हमें बिल्कुल भी सांत्वना नहीं दे सके। हमें एक अजीब सा एहसास हो रहा था
कि हमने कुछ गलत कर दिया है, कि हमारी शरारत ने एक ऐसी सीमा पार कर दी है जिसे हमें नहीं करना चाहिए था। उस रात हम में से कोई भी ठीक से सो नहीं सका। अगले दिन सुबह हम सब तान्या के हमारे सामने आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नजर ही नहीं आई। शाम के अटेंडेंस में भी उसका नाम नहीं लिया गया। आखिरकार नव्या की जिज्ञासा ने उसे मात दे दी और उसने मेट्रन से तान्या के बारे में पूछ ही लिया। जो जवाब मिला वो हमारे लिए एक गहरा वार जैसा था। तान्या तो 2 दिन पहले ही अपने घर चली गई थी। हम सब बुरी तरह से डर गए थे। फिर उस रात हमने किसको देखा था? हमने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो कोई और सीनियर थी जिसे हमने तान्या समझ लिया हो। छुट्टियों के बाद जब तान्या वापस आई तो हमें राहत मिली। हमें लगा कि जो कुछ भी हमने देखा था वो तान्या नहीं थी, वो बस हमारा भ्रम था, वो कोई और ही सीनियर थी। धीरे धीरे हमारा डर कम होने लगा, लेकिन ये राहत भी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। तान्या की हालत देखते ही हमें फिर से बेचैनी होने लगी। वो पहले से भी ज्यादा उदास और कमजोर दिख रही थी। हमने उसे शायद ही कभी दोपहर या रात के खाने के समय मेस में देखा। हम दूर से उसे देख रहे थे, उसके बिगड़ते हुए हालात को समझ नहीं पा रहे थे। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। वो जब भी वो किसी से मिलती, उसका चेहरा खाली सा दिखता, जैसे उसका मन कहीं और हो। फिर एक शाम जब हम क्लासेस से लौटे, तब हमने विजिटिंग रूम में एक अजीब सा नजारा देखा। एक पुलिस ऑफिसर मेट्रन से बात कर रहा था और एक बुजुर्ग दंपति और एक युवक, जो हमें बाद में पता चला कि तान्या के माता पिता और भाई थे, वहीं बैठे थे। उनके चेहरे चिंता और दुख से भरे हुए थे। हम अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए और एक सीनियर से पूछा कि क्या हो रहा है। जो खबर हमें मिली उसने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। तान्या छुट्टियों के बाद हॉस्टल आई तो थी, पर कुछ दिनों के अंदर ही हॉस्टल छोड़कर चली गई थी, ये कहकर कि वो बीमार है और घर जाना चाहती है। लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंची। उसके माता पिता, जो अब तक यही समझ रहे थे कि वो हॉस्टल में है, उसकी खोज में लगे हुए थे जब उन्हें पता चला कि वो हॉस्टल से निकल चुकी है। अब वो गायब थी। पूरे हॉस्टल में तान्या के बारे में बातें होने लगी। आखिर तान्या के साथ क्या हुआ था? वो कहां जा सकती थी? अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। कोई कह रहा था कि उसने भागने की कोशिश की, तो कुछ लोगों का कहना था कि उसे जरूर किसी ने अगवा कर लिया होगा। लेकिन सच किसी को नहीं पता था। पुलिस भी इसमें शामिल थी, हर उस सुराग की तलाश कर रही थी जिससे उसकी गुमशुदगी का राज खुल सके। लेकिन तान्या गायब हो चुकी थी, बिना कोई निशान छोड़े। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे शुरुआती डर की तीव्रता कम होने लगी। लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए और कॉलेज की जिंदगी नॉर्मल होने लगी। लेकिन हमारे लिए तान्या की गुमशुदगी एक ऐसा घाव थी जो भर नहीं पा रही थी। एक दिन मेट्रन ने हमें तान्या का कमरा साफ करने को कहा, क्योंकि उसके परिवार वाले उसके सामान लेने आने वाले थे। हम ये काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फ्रेशर्स होने के नाते ऐसे अजीब काम अक्सर हमें ही दिए जाते थे। अनिच्छा से हमने उसके सामान को पैक करना शुरू किया और तभी उसके गद्दे के अंदर छिपी एक छोटी पुरानी डायरी पर हमारी नजर पड़ी। जब हमने उसके पन्ने पलटे तो हमें एक अखबार की कतरन मिली, जो पन्नों के बीच में सावधानी से रखी हुई थी। हेडलाइंस ने तुरंत हमारा ध्यान खींचा। एक दुखद हादसे में स्थानीय लड़की की मौत, जुड़वा बहन बच गई। ये लेख कुछ साल पहले का था और उसमें एक भयानक हादसे का वर्णन था जिसने एक युवा लड़की मान्या शाह की जान ले ली थी। जैसे जैसे हमने आगे पढ़ा,
हमें एहसास हुआ कि मान्या तान्या की जुड़वा बहन थी और वो हादसा उनके घर से कुछ ही दूरी पर हुआ था। लेख में बताया गया था कि कैसे दोनों बहन एक व्यस्त सड़क पार कर रही थी जब अचानक एक तेज रफ्तार कार उनके सामने आ गई। मान्या ने खतरे को भांपते हुए तान्या को धक्का देकर बचा लिया और खुद उस कार की चपेट में आ गई। तान्या को मामूली चोटें आई, लेकिन मान्या ने अपनी जान गंवा दी अपनी बहन को बचाने के लिए। लेख में बताया गया था कि इस हादसे के बाद तान्या पूरी तरह से टूट चुकी थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। उसके दोस्त और परिवार वाले बताते हैं कि पहले हंसमुख और जीवंत रहने वाली तान्या अब अपने आप में सिमट गई थी, अपने दुख से पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये साफ था कि मान्या की मौत ने तान्या की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था, उसे अकेला और गहरे दुख में डूबा हुआ छोड़ दिया था। जब हमने उस कतरन को पढ़ा तो हम पर एक गहरी उदासी छा गई। अब हमें तान्या के व्यवहार और उसकी अजीब हरकतों का कारण समझ में आने लगा। जब हमने तान्या की डायरी के पन्नों को पलटा तो उसकी तन्हाई और दुख का बोझ हमारे सामने स्पष्ट हो गया। डायरी में लिखी गई बातें उसकी जुड़वा बहन मान्या को संबोधित थी, जैसे वो अब भी जिंदा हो, जैसे तान्या उससे सीधे बात कर रही हो। आखिरी एंट्री ने हमारी रूह को हिला कर रख दिया। प्रिय मान्या, तान्या ने लिखा था। उसके लिखावट में एक कपकपी सी थी। मैंने तुम्हें इन कुछ रातों में नहीं देखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो। मैं लगातार इंतजार करती रहती हूँ, तुम्हारी आवाज सुनने, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने की उम्मीद करती हूँ। क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मान्या, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे नहीं पता कि मैं ये कब तक सह पाऊंगी। ये एंट्री उस दिन की थी जिस दिन तान्या कथित तौर पर अपने घर जाने को निकली थी। हम सब चुपचाप बैठे रहे, इस खोज के बोझ को महसूस करते हुए। डायरी के पन्ने हमें तान्या की पीड़ा और अकेलापन की कहानियां बता रहे थे। एक ऐसी लड़की जो अपनी दुनिया में सब कुछ खो चुकी थी। 1 साल बाद हमारे पास अपने खुद के कमरे थे और जूनियर्स का एक नया बैच हॉस्टल में आ चुका था। एक सुबह एक अजीब घटना घटी। फ्रेशर्स जो अभी भी अपने नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे थे, वे कॉमन रूम में आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछली रात तीसरी मंजिल के पैसेज में 2 लड़कियां खड़ी थी, हंस रही थी और बातें कर रही थी। जूनियर्स ने कसम खाई कि वे लड़कियां बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। हमारे चेहरों से खून सूख गया क्योंकि हमें समझ में आ गया कि वे क्या बता रहे थे। हमने तो उन्हें तान्या और मान्या के बारे में कुछ नहीं बताया था। आज भी मैं सोचती हूँ कि क्या उन्होंने एक दूसरे को खोज लिया होगा? क्या वो अभी भी हॉस्टल की गलियारों में भटक रही होंगी, उस सुकून की तलाश में जो उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला? और कभी कभी जब रात सन्नाटों में डूबी होती है और हवा गलियारों से सरकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें सुन सकती हूँ। 2 आवाजें, धीमी और दूर से आती हुई, अंधेरों में हंसती हुई। वो कभी अकेली नहीं थी और शायद हम भी नहीं। यह पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है जिसे इकोइंग टेल्स चैनल द्वारा लिखा गया है। हमारे साथ जुड़िए क्योंकि हम हर हफ्ते एक रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी को सुनाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें
और इकोइंग टेल्स की और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अगली कहानी में फिर से मिलने तक सतर्क रहें और आज रात सोने से पहले अंधेरे में एक आखिरी नजर डालना ना भूलें।